स्वामी जी, लोकल जातियों को साधने के अलावा हर्ष मल्होत्रा के सामने ये भी बड़ी चुनौतियां हैं कि संगठन में और सरकार में जो है एक तालमेल बनाकर जो है अपने कार्यकर्ताओं को भी साथ कर चलना है। तो मुझे लग रहा है कि आपने पहली बोल दिया कांटो भरा ताज है, उधर केंद्र में भी जिम्मेदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हर्ष मल्होत्रा को दी है। चलिए, तो बिल्कुल अब मैंने फिर उसी सवाल पे आता हूँ कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो अब जिम्मेदारी और जवाबदेही से तो बच नहीं सकते। अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं, लगता है कि शायद उनका पोर्टफोलियो किसी और को दिया जाए या कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं हो, क्योंकि कितना टाइम वो दे पाएंगे प्रदेश अध्यक्ष को। जिस तरह के हाल दिल्ली प्रदेश में है, ज़बरदस्त गुटबाजी है, आला कमान तक इस गुटबाजी से परेशान है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसी गुटबाजी की वजह से बीजेपी 28 साल सत्ता से बाहर रही। भगवान रामचंद्र जी को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था और इन राम भक्तों को डबल वनवास हो गया, तो उसकी वजह गुटबाजी थी और अभी भी वो बरकरार है, बल्कि बढ़ रही है सत्ता रहने में। नहीं, ये तो मेरे भी मन में प्रश्न आया था कि मुझे लग रहा कि जो मंत्रालय केंद्र में जो मंत्रालय में राज्य मंत्री है, मुझे लग रहा उनसे उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, बड़े दिनों से चर्चा थी कि बीजेपी अपने कई प्रदेश अध्यक्षों को बदल करके बड़ा बदलाव करने जा रही है। आज बीजेपी ने 4 प्रदेश अध्यक्षों का बदलाव किया और इसी कड़ी में दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वीरेंद्र सचदेवा, उनकी जगह कमान दी है हर्ष मल्होत्रा को। हर्ष मल्होत्रा जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, शांत स्वभाव के समझे जाते हैं। पार्षद से लेकर के मेयर और केंद्रीय मंत्री की भूमिका भी वो निभा रहे हैं। तो ऐसे में हर्ष मल्होत्रा के सामने क्या क्या चिंताएं होंगी, क्या क्या चुनौतियां होंगी और क्या वो खूबियां हैं जिनको देख करके पार्टी ने ये कमान दी है। तो इन्हीं खूबियों, खामियों और उनकी जो क्षमता है, उन सब के बीच दिल्ली में वो क्या कुछ कर पाएंगे, इस सब पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत। तो हम आपस में चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कारक थे या खूबियां थी या किन चीजों को देखा गया, और जो उनका मिजाज है उसको देखते हुए जो दिल्ली की जो मौजूदा इसे कांटो भरा ताज ही कह सकते हैं, क्योंकि 28 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है। और अब बेशक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीता हो, लेकिन अब दिल्ली नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में। ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार है और प्रदेश अध्यक्ष के सामने आने वाले दिनों में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ जिम्मेदारी इस बात की भी है कि इन सब के बीच तालमेल कैसे बने, कैसे सत्ता और सरकार के बीच तालमेल बने, जो सरकार की उपलब्धियां हैं जनता को कैसे पहुंचाएं और बेहतर तालमेल के साथ कैसे काम करें। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे चरण सिंह राजपूत से। चरण सिंह जी, पहले तो थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे नाम तो चल रहे थे कि मनोज तिवारी आ सकते हैं, सतीश उपाध्याय आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, और ऐसा कि हमने माना भी ये जाता है कि जो दिल्ली की राजनीति है पंजाबी बनाम वैश्य के ऊपर चलती है। अब पंजाबी की जगह अब फिर एक पंजाबी चेहरा सामने लाया गया है। तो इन सबको देखते हुए हर्ष मल्होत्रा में ऐसी कौन सी खूबी है जिसको देखते वाला कमान ने उनको जिम्मेदारी थी, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल स्वामी जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये माना जा रहा था कि दिल्ली में कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पंजाबी समुदाय से ही बनेंगे। जैसे वीरेंद्र सचदेवा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि लंबे समय बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो विधानसभा में आई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और विधानसभा में नहीं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, अब तो एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। मतलब वीरेंद्र सचदेवा को ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में। तो अधिकतर लोग ये मान के चल रहे थे कि वीरेंद्र सचदेवा को फिर से दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसमें राजीव बब्बर का नाम भी चल रहा था, मनोज तिवारी का भी नाम चल रहा था, उसमें सतीश उपाध्याय का नाम भी था, कुलदीप चहल का भी नाम था। लेकिन मुझे लग रहा है कि हर्ष मल्होत्रा का जो प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, उसकी बड़ी वजह ये रही कि एक तो उनकी जमीनी पकड़ बहुत जबरदस्त है, पंजाबी समुदाय में बड़ी जबरदस्त पकड़ है, वैसे समुदाय में और दूसरी चीज है कि वो केंद्र में भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मतलब एक तरह से केंद्र से और प्रदेश से तालमेल भी अच्छा वो बनाकर रख सकते हैं। जैसे इन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत करी वो 2012 में करी। 2012 में वेलकम से जो पार्षद रहे,
उसके बाद में जो 2015 में ये पूर्वी दिल्ली से मेयर रहे और लगभग 3 साल तक जो है ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। और आज जो है केंद्र में 2 मंत्रालय में, देखिए आप देखिए चेहरा कितना बड़ा है। इसके अलावा दिल्ली में पले बड़े हैं, दिल्ली की राजनीति को समझते हैं। 2 मंत्रालय में दिल्ली में जो है केंद्र में, एक तो आपका कारपोरेट कार्य मंत्रालय में और एक है सड़क परिवहन मंत्रालय में, ये राज्य मंत्री हैं। तो मुझे लग रहा है कि अनुभव को देखते हुए, जमीनी पकड़ देखते हुए, पंजाबी समुदाय के साथ में और दूसरे जो वर्ग है उनसे भी इनकी जबरदस्त पकड़ देखते हुए इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और जहां तक अब जो है चुनौतियों की बात है, तो स्वामी जी मुझे लग रहा है मैं वही पूछ रहा था, जो सबसे बड़ी चुनौती है, मैं खुद जहाँ रहता हूँ, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र का ये आता है। यहाँ हम जिस मर्जी विधानसभा में हम जाएं, हम देख रहे हैं वजीरपुर विधानसभा में बिल्कुल खुलेआम जो निगम पार्षद और विधायक है उनकी लड़ाई सड़कों पे है। बहुत बड़ी टेंशन जो है ना, कह सकते हैं उसको, बीजेपी के लिए बनी हुई है। इसी तरह हम जाएं वहाँ पे त्रिनगर विधानसभा में जाएं तो वहाँ के निगम पार्षदों की उनके विधायकों के साथ नहीं बनती, सांसद के साथ नहीं बनती। और सकूर बस्ती को तो छोड़ ही दिया, सकूर बस्ती के जो नेता हैं करनैल सिंह विधायक, वो ना तो उनके निगम पार्षदों से बनती, खुल्लम खुल्ला गाली गलौज की खबरें आती हैं, एक दूसरे के होर्डिंग पोस्टर में फोटो तक वो नहीं लगाते हैं, साथ नहीं बैठते हैं, सांसद से उनकी नहीं बनती है। तो ये जो कमोवेश पूरी दिल्ली में यही हालत है। तो ये नहीं लगता कि ये तो बहुत बड़ी एक कांटो भरा ताज है एक तरफ तो, क्योंकि परफॉर्म करके दिखाना है। आप तीनों ट्रिपल इंजन सरकार है, आप कोई बहाना नहीं बना सकते, जिम्मेदारी जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा, जब वो जनता के बीच में जाएंगे, संगठन जब जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन संगठन जनता के बीच में जाएगा कैसे? ये तो आपस में बैठ के राजी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, देखिए विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी एकजुट दिखाई दे रही थी। जहां सत्ता मिली वहां गुटबाजी शुरू हो गई। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सबको अपनी अपनी जो है, जैसे किसी भी क्षेत्र में दिल्ली में एक चीज हो रहा है, आपने भी देखा होगा कि दिल्ली में जो विधायक है उसके क्षेत्र में पार्षद है, तो विधायक को पार्षद से कहीं ना कहीं असुरक्षा होती है कि यार ये तो विधायक का टिकट मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि भाई काम का जो होता है कि भाई काम पार्षद के कौन से काम है, विधायक के कौन से काम है, एक तरह से अपने समर्थकों को खुश भी करना है, काम भी लेने हैं, और विधायक पार्षद कहीं ना कहीं कुछ कमाने की भी सोचते हैं। तो गुटबाजी का एक बड़ा कारण मुझे लग रहा है विधायक और पार्षद के सांसद के बीच में अपने प्रभाव को लेकर है, क्षेत्र को लेकर है। और जो हर्ष मल्होत्रा को जो जिम्मेदारी दी गई है, एक तो अनुभव ही है, दूसरा पकड़ है, तीसरा केंद्र में है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक शांत स्वभाव भी उनका है, बड़ा मतलब कि भाई ये कर लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती गुटबाजी से थोड़ा अलग हटके है। स्वामी जी एक नाम है। हाँ, दिल्ली में बहुत बड़ी चुनौती जो है, जो लोग बोलते नहीं, जो मुझे दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंजाबी समुदाय से, उस और जो है आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो वैसे समुदाय से। दिल्ली में जो लोकल लोग हैं, जैसे जाट है, गुज्जर है, राजपूत है, तो दिल्ली में ये महसूस किया जा रहा है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के भी एक बहुत बड़ा पूर्वांचल है, उसको आप कैसे बोल सकते हो? उन्हें कहीं आजकल तो पूर्वांचल भी एक निर्णायक भूमिका में है, और इसीलिए शायद मनोज तिवारी को अध्यक्ष बनाया गया था। दोबारा भी चर्चा थी कि प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी बन सकते हैं। तो अच्छा, मनोज तिवारी ने ये पूर्वांचल वाला मुद्दा उठाया भी है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है हर्ष मल्होत्रा पर ये भी है कि जातीय संतुलन बनाकर जो रखना है, केंद्र का और प्रदेश का जो है एक सामंजस्य बनाकर रखना है। और विशेष रूप से जो लोकल जो है, देखिए दिल्ली में एनसीआर में जो लोकल जातियां हैं ना, उनका प्रभाव ज्यादा माना जाता है। मतलब भले ही वोट के हिसाब से नहीं माना जाता, वो ज्यादा अक्खड़ मानी जाती है। तो जैसे आपके जाट समुदाय में जो है प्रवेश वर्मा आया, तो वो कहीं ना कहीं अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। आपके अपेक्षित तो करेंगे ही। पहले मुख्यमंत्री का नाम चल रहा था, हालांकि अभी भी गुज्जर समुदाय में विदुड़ी है। और राजपूत समाज में आपको याद होगा एनडीएमसी में उपाध्यक्ष हुआ करते थे करण सिंह तंवर, करण सिंह तंवर है। तो सारे समुदाय में जिन वर्गों में क्या है कि जो दिग्गज नेता रहे हैं उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो हर्ष मल्होत्रा के लिए शासन में, संगठन में तालमेल बैठाने के साथ साथ में जो यहाँ के लोकल जातियां हैं उन्हें भी जो है कहीं ना कहीं जो है साधना पड़ेगा, उनके नेताओं को भी साधना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनसे जाकर मिलना पड़ेगा। तो स्वामी जी, लोकल जातियों को साधने के अलावा हर्ष मल्होत्रा के सामने ये भी बड़ी चुनौतियां हैं कि संगठन में और सरकार में जो है एक तालमेल बनाकर जो है अपने कार्यकर्ताओं को भी साथ कर चलना है। तो मुझे लग रहा है कि आपने पहली बोल दिया कांटो भरा ताज है, उधर केंद्र में भी जिम्मेदारी है। तो
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हर्ष मल्होत्रा को दी है। और एक मैं आपको नाम याद आ रहा होगा, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, दिल्ली में। बिल्कुल आजकल तो सामने बैठे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मार्गदर्शक मंडल में नजर आ रहे हैं अभी। दिल्ली के जो है दिल्ली के मदन लाल खुराना की टक्कर के नेता हुआ करते थे, विजय कुमार मल्होत्रा। तो मुझे लग रहा है कि हर्ष मल्होत्रा यदि ये जिम्मेदारी सही ढंग से निभा लेंगे तो आने वाले जो है विजय कुमार मल्होत्रा के रूप में जो है उभर कर आएंगे हर्ष मल्होत्रा जी। चलिए, तो बिल्कुल अब मैंने फिर उसी सवाल पे आता हूँ कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो अब जिम्मेदारी और जवाबदेही से तो बच नहीं सकते। अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं, लगता है कि शायद उनका पोर्टफोलियो किसी और को दिया जाए या कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं हो, क्योंकि कितना टाइम वो दे पाएंगे प्रदेश अध्यक्ष को। जिस तरह के हाल दिल्ली प्रदेश में है, जबरदस्त गुटबाजी है, आला कमान तक इस गुटबाजी से परेशान है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसी गुटबाजी की वजह से बीजेपी 28 साल सत्ता से बाहर रही। भगवान रामचंद्र जी को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था और इन राम भक्तों को डबल वनवास हो गया, तो उसकी वजह गुटबाजी थी और अभी भी वो बरकरार है, बल्कि बढ़ रही है सत्ता आने का। नहीं, ये तो मेरे भी मन में प्रश्न आया था कि मुझे लग रहा कि जो मंत्रालय दिए गए केंद्र में, दो मंत्रालय में राज्य मंत्री है, मुझे लग रहा उनसे उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। जैसे आपका जो नितिन नवीन जो है वो तो बिहार सरकार में मंत्री थे, उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो संगठन की बड़ी जिम्मेदारी होती है, प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाया जाता है तो ये माना जाता है कि वो सरकार में नहीं रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो है हर्ष मल्होत्रा वो केंद्र में जो राज्य मंत्री की जो जिम्मेदारी उससे वो मुक्त कर दिए जाएंगे और पूरा फोकस जो है उनका दिल्ली में जो है प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि अगले साल एमसीडी चुनाव है और दिल्ली में तो एमसीडी जो है बहुत बड़ा एमसीडी चुनाव का। तो जो मैं एक प्रश्न मेरे मन में उठा था, आपके मन में भी है, मुझे लग रहा कि बहुत जल्दी जो है वो हर्ष मल्होत्रा को केंद्र के जो उनके राज्य मंत्री का जो दर्जे उनके जिम्मेदारी है उससे मुक्त करके किसी और को मौका मिलेगा वहाँ। एक अभी गुटबाजी की हमने बात की, सांसदों की, विधायकों की, पार्षदों की, इनकी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार में भी गुटबाजी है, वर्चस्व की लड़ाई है। और क्योंकि मलाल तो रह ही जाता है कि जिसने अरविंद केजरीवाल को हराया मुख्यमंत्री ने, अब वो आप कितना नाम सुनते हैं? आप बहुत कम नाम सुनते हैं मीडिया में। स्वामी जी, राजनीति को मैंने बहुत करीब से देखा है, पत्रकारिता के साथ साथ में। प्रदेश अध्यक्ष जो होता है एक तरह से मुख्यमंत्री से उसकी कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदता बढ़ जाती है। वो क्या, सबके अपने अपने समर्थक होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के समर्थक जो है उन्हें भाई काम किससे कराना, वो तो सरकार करेगी। और प्रदेश अध्यक्ष संगठन भी चलाना है, मान लो कोई जिला अध्यक्ष है या कोई मान लीजिए बूथ का भी कार्य करता है और उससे कुछ काम लेना है प्रदेश अध्यक्ष को या संगठन ही मजबूत करना है और वो कोई काम की जिम्मेदारी देगा प्रदेश अध्यक्ष को। तो प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है कि अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का प्रदेश सरकार से काम कराना। तो मुझे लग रहा कि जो है रेखा गुप्ता को भी साथ दे की बहुत बड़ी चुनौती जो है वो हर्ष मल्होत्रा के सामने, सबसे बड़ी चुनौती तो आम आदमी पार्टी है। लेकिन मैं तो इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ, हर्ष मल्होत्रा और रेखा गुप्ता इनके बीच संतुलन बना रहे, तालमेल बना रहे, यानी सरकार और सत्ता के बीच में, संगठन के बीच में तालमेल बना रहे। बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश थी और मुझे लगता है कि वो तलाश हर्ष मल्होत्रा के रूप में समाप्त हो गई है। वो कहीं ना कहीं शांत स्वभाव में बिना गुटबाजी से परे हट करके चलना चाहते हैं। तो संभव है कि ये उम्मीद की जा रही होगी कि अब जो सत्ता और संगठन है वो दोनों मिलकर काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल हर्ष मल्होत्रा ने और रेखा गुप्ता ने काफी समय तक साथ में भी काम किया है। लेकिन स्वामी जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, क्योंकि लोकल स्तर पे जो है जो पकड़ आपकी है वो मेरी पकड़ नहीं है। दिल्ली में सरकार बनने के बाद में जिस तरह से वादे किए गए लोगों से, आम आदमी पार्टी की तर्ज पर कि साहब फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, महिलाओं को सफर फ्री में देंगे, और बल्कि आम आदमी पार्टी से भी आगे की घोषणा कर दी। इधर झुग्गी झोपड़ी कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन अब तो अतिक्रमण के नाम पर झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है। तो मेरा प्रश्न आपसे कि लोकल स्तर पर जो है हर्ष मल्होत्रा को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? यही चुनौती है जो आपने जो कहा। अब उनको जवाब जनता के बीच में तो संगठन ही जाता है। जो जिला अध्यक्ष हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो संगठन है उसके जो मोर्चे हैं वो ग्राउंड में जाएंगे, ये सवाल तो उठेंगे पूरे के पूरे। लेकिन जैसा कि सत्ता और संगठन के लोग कहते ही आए हैं कि जो केजरीवाल ने जो जिस हालत में हमें दिल्ली दी थी
वो इतने ज़्यादा गहरे गड्ढे थे कि उन गड्ढों को भरने में भी समय लग रहा है। तो फिलहाल ये तो बड़ी चिंता है, ये चुनौती है ही, लेकिन अगर गुटबाजी ऐसी चलती रहेगी तो ये भी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को डाउन करने में लगे रहेंगे, एक दूसरे को प्रतिद्वंदी की नज़र से देखेंगे। तो हर्ष मल्होत्रा और सरकार रेखा गुप्ता का भी जो है ना ध्यान फोकस इस बात पर रहेगा कि इनको कैसे मनाएं, इनको कैसे समझाएं। और जो बहुत बड़ी चिंता और चुनौती, जिस उम्मीद के साथ शीर्ष नेतृत्व ने ये उम्मीद के साथ भेजी कि भाई इन दोनों के, हर्ष मल्होत्रा के आने से और रेखा गुप्ता दोनों मिलकर काम करेंगे और जो सबसे बड़ी चिंता है गुटबाजी, उसको समाप्त करेंगे। और मुझे लगता है यही, अभी जब एमसीडी में इलेक्शन होने वाले हैं, आज के चुनाव थे लेकिन वो चुनाव टाल दिए गए, शायद इसलिए भी टाल दिए गए क्योंकि जो उससे पहले वीरेंद्र सचदेवा जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो एमसीडी की जो कमेटियाँ बनेंगी, समितियाँ बनेंगी, कुछ डीडीए में मेंबर जाने, कुछ जल बोर्ड में मेंबर न जाने, तो बहुत सारी जो नियुक्तियां होने वाली हैं, इसमें बड़ी जबरदस्त लड़ाई थी कि अपने अपने लोगों को उसमें शामिल करना। तो अब चुनाव भी शायद इसीलिए टाल दिए गए, भाई चलो ठीक है, आप मिल बैठ करके बात करो, एक सर्वसम्मति का रास्ता निकालो और हर गुट को, हर उसको खुश करने की कोशिश करो। तो ये भी एक बड़ी वजह रही होगी। तो इस बात को लेकर के तो बीजेपी में भी चिंता है कि जो वादे उन्होंने कर दिए उनको लेकर के जनता के बीच में क्या थे कि एक साल का हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी इधर कहे कि कोई भी मुद्दा सुलझ नहीं रहा है। अभी पानी की किल्लत ऐसी है, अब सड़कों की हालत देखिए, गड्ढे हैं, सब कुछ है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की और भारी भरकम बजट दिया है, इवन निगम पार्षदों को भी बजट दिया 50 लाख रुपए अलग से। जो मनोनीत निगम पार्षद होते हैं उनके पास बजट नहीं होता, लेकिन इस बार तो उनको भी बजट दिया है, ये कहते हुए कि भाई जो भी समस्याएं हैं, सड़कें साफ होनी चाहिए, सारी सड़कें बनी हुई होनी चाहिए, जल भराव बिल्कुल, जितने भी एमसीडी के जो डीसी थे उन डीसीओं को बाकायदा सख्त निर्देश दिए गए थे कि मानसून आने से पहले आप हर वार्ड का दौरा करेंगे, ये देखेंगे कि डिसिल्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी जल भराव इस बार ना हो, इसके भी पूरी की पूरी कोशिश है। जल संकट इस बार ना हो, इसकी भी पूरी कोशिश है। तो एक साल था, हो सकता है कि सरकार को समझने में समय लगाओ, क्योंकि 28 साल से वो सत्ता से बाहर है, लेकिन अब एक साल उसको समझने के बाद एक रोड मैप तैयार किया होगा कि भाई इसको हम इस तरह से हम काम करेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। जो एक विकसित भारत के बाद विकसित दिल्ली का जो सपना बीजेपी देख रही है, कह रही है कि उसको विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ न कुछ मॉडल तैयार करने की एक सोच रही होगी। और वो सोच को तभी पूरा किया जा सकता है, संकल्प को तभी पूरा किया जा सकता है जब सत्ता और संतुलन, संगठन दोनों मिलकर के काम करें और जो बुनियादी चीजें हैं उन पर काम हो, जो लोगों से जुड़ी चीजें हैं। अब जल संकट, पानी संकट तो बड़ी चीज है, लेकिन एक भ्रष्टाचार भी बड़ा, करप्शन, ये कहीं कहीं कम नहीं हुआ। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है और भ्रष्टाचार का तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, है ना, जीरो टॉलरेंस नीति वो अपनाने की बात करते थे। लेकिन मैं खुद अपने इलाके में देख रहा हूँ, हमारे यहीं कौन सा ऐसा विभाग है जिसको लेकर के लोगों की शिकायतें नहीं होती है और उन शिकायतों पे डिपार्टमेंट कुंडली मार के बैठा होता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो। आज केशवपुरम जोन इस समय भ्रष्टाचार के मामले में जबरदस्त चर्चा में है, सब जगह चर्चा में है। कागजों में बिल्डिंग सील पड़ी हैं, बिना नक्शे के बिल्डिंगें बन रही हैं, कागजों पे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, कागजों पे माली काम कर रहे हैं। तो ये जो करप्शन बहुत बड़े स्तर पर घुस आया है हर जगह, उसको निपटना भी बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर उससे नहीं निपटेंगे तो आप कितने भी सपने देख लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्वामी जी, मुझे जो लग रहा है, जो मेरा दिमाग जो काम कर रहा है, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष जो है हर्ष मल्होत्रा को बना दिया है, रेखा गुप्ता जो है वो मुख्यमंत्री है, लेकिन जैसे अभी तोड़फोड़ के, अतिक्रमण हटाने के नाम पे झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही है। और बीच में झंडे वालान में तो जो एक बताते कि कई सौ साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, जबकि मंदिरों की पैरवी करती है भारतीय जनता पार्टी। और उसमें ये बोला गया कि झंडे वालान मंदिर में जो आरएसएस के पदाधिकारी आते थे, बड़े नेता आते थे, उनकी गाड़ियों को वहां खड़ा करने के लिए पार्किंग नहीं थी। तो आप पार्किंग के नाम पे जो है किसी जो है प्राचीन मंदिर को तोड़ देंगे, आप अतिक्रमण के नाम पर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ देंगे। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कुत्तों के मामले में, जो सड़कों पर कुत्ते घूमते उन्हें मारी दो उसमें से, जबकि गाय की भी। मैंने यही तो बताया ना आपको कि न किसी लालच में काम हो, न किसी दबाव में काम हो, न्याय संगत हो और एज पर लॉ हो, मेरिट के आधार पर काम हो। ये तो मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी होगी। अगर कुछ रिजल्ट देना है, लोगों का दिल जीतना है, चाहे वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो, मंदिर तोड़े जाने या न तोड़े जाने की बात हो, हर तरह की बात हो, जब तक करप्शन पर लगाम नहीं होगा, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं होगी। वो जिम्मेदारी जवाबदेही प्रशासनिक स्तर पर भी होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की भी होनी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष की भी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की भी होनी चाहिए, और जो
HOD है डिपार्टमेंट के, किसी भी डिपार्टमेंट के, उन सब की भी होने की। तो जब तक जिम्मेदारी नहीं होगी तब तक किसी भी तरह का संकल्प देखना। लेकिन स्वामी जी ये तो सरकार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात कर रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का आक्रामक रवैया, और अब जब आम आदमी पार्टी तो ये बोल रही कुछ काम ही नहीं कर पाई है। अब संजय सिंह लगातार आक्रामक है दिल्ली के मामले में, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी जो है अब सक्रिय हो चुके हैं। देखिए इस समय तो लोग सवाल तो पूछ रहे हैं कौन है दिल्ली के अंदर, एक सौरभ भारद्वाज घूम रहे हैं ले दे करके, कहाँ संजय सिंह है, कहाँ सत्येंद्र जैन है, कहाँ मनीष सिसोदिया, कहाँ केजरीवाल है, सब तो पंजाब में लगे हैं। तो कहना अलग बात है, करना अलग बात है। और ये भी सच्चाई है कि फ्री वीज के मामले में जो प्रेरणा ली है वो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से ली है, दोनों कोई कम नहीं है। लेकिन जिस तरह से मोह भंग हुआ केजरीवाल से, एक नई राजनीति करने की बात थी, अब 1 साल में ही उसके असर दिख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा खुश लोग बीजेपी से भी नहीं है। मतलब एक तरह बीजेपी ने भी जो है आम आदमी पार्टी में जिस तरह से फ्री योजनाओं के नाम पर ठगा, वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो चलिए हम फिर वापस आते हैं दिल्ली में, वो लंबा हो जाएगा क्योंकि ये तो वो चीज़ है। हम वापस प्रदेश अध्यक्ष पर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जो नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं वो गुटबाजी को ख़त्म करेंगे, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेंगे, सरकार और संगठन मिलकर के काम करेंगे। जिस काम के लिए शीर्ष नेतृत्व ने उनमें भेजा है, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, और क्या लगता है आपको वो कर पाएंगे? नहीं, जिस तरह से अनुभव है हर्ष मल्होत्रा का, निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मुझे लगता है कि हर्ष मल्होत्रा जो है वो सरकार का, संगठन का तालमेल बनाकर, और जो वहाँ असंतुष्ट नेता है उन्हें मनाकर एक अच्छा माहौल बनाने में सफल होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का लगातार माहौल बन रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रदेशों में चुनाव जीत रही है, तो मुझे लग रहा हो सकता है कि आने वाले समय में वीरेंद्र सचदेवा का रिकॉर्ड तोड़ने में भी सफल हो जाए। एक ये भी संदेश देने की कोशिश गई है कि हर्ष मल्होत्रा स्वयं सेवक रहे हैं, बिल्कुल जमीन से जुड़े रहे हैं, हर पूरी दिल्ली में पढ़े लिखे हैं, दिल्ली की राजनीति को समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत शांत रहते हैं। उनका जो स्वभाव है वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको भी देखा गया होगा। बिल्कुल पुराने नेता हैं, आप आरएसएस से जुड़े रहे, आप ही नहीं बोला आरएसएस से जुड़े हुए हैं और जमीनी नेता रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर्ष मल्होत्रा का जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है जिस तरह से वो बने हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उससे काफ़ी सहयोग मिलेगा उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से। और आने वाले समय में चुनौतियां तो बहुत हैं। अब एमसीडी चुनाव में जो है असली परीक्षा जो है वो हर्ष मल्होत्रा की एमसीडी चुनाव में है। एमसीडी चुनाव में अपने को कितना साबित कर पाते हैं हर्ष मल्होत्रा, अब उनकी योग्यता पर, उनके अनुभव पर उनका अब ये निर्भर करेगा एमसीडी चुनाव। चलिए, तो बिल्कुल असली परीक्षा हर्ष मल्होत्रा की अब है। कहा जा रहा है कि कांटों का ताज मिला है, लेकिन साथ ही साथ हर्ष मल्होत्रा के रूप में एक ऐसा नेता दिल्ली बीजेपी को मिला है, दिल्ली को मिला है, जो किसी भी तरह की गुटबाजी से परे है, शांत स्वभाव का है, कर्मठ कार्यकर्ता है और ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता है। और ज़मीन से जुड़े होने के नाते वे उस दर्द को भी समझते होंगे जिसमें जो कार्यकर्ताओं का जो आम दर्द है बीजेपी में, खासकर मैं बात करूं कि जो पैराशूट के नेता हैं उनको ला करके बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया जाता है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, और जो आम कार्यकर्ता है वर्षों से पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं साइड कर दिया जाता है। तो अब दिल्ली में ऐसा नहीं होगा, ये भी एक संदेश देने की कोशिश की गई होगी, लेकिन बहरहाल वो कितना संभाल पाते हैं इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। इस चर्चा के लिए चरण सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।